क्वेश्चन क्या था? बुक है एनसीईआरटी की? हाँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल 6.4 वाला क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी हो गया होगा, सेंड कर दिया था मैंने। कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर की तरफ नॉर्मली, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक एग्जाम्पल बच गया था। एक लूप है, वो इस तरफ मूव कर रहा है, क्लोज लूप, ठीक है। ए डी बी सी, ठीक है। एक लूप ये है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। हमें बेसिकली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करनी है। एक इधर है, इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है इसका। एक लूप ये सेकंड पार्ट है, और एक लूप है कुछ ऐसा है, रैंडम शेप का है। उसका मूवमेंट हम इस तरफ करवा रहे हैं, डी ए बी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कुछ, ये करना चाहिए था क्वेश्चन, वैसे करते हैं, गलत बात है, नहीं किया अगर। देखो फर्स्ट पार्ट में ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेंजर लॉ से रिलेटेड, ठीक है। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमें पता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स को, जो भी जिस वजह से भी चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा हो, उसको अपोज करेगी, ठीक है ना। ये क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही हैं। यानी कि अगर मैं ये फील्ड लाइंस का ओरिजिन समझूं, तो एक एक बार मैग्नेट की वजह से मान सकता हूँ फील्ड लाइंस, यानी कि नॉर्थ पोल होगा इधर साइड और साउथ पोल बाहर होगा। तभी तो पॉसिबल है कि फील्ड लाइंस ऐसे जाए अंदर की तरफ, ऐसे जा रही होंगी, फिर लौट के वापस आ रहे हैं, कुछ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मैं देखूँ तो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं? और कोई तरीका था, और कोई पोलैरिटी हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो अगर मैं देखूँ नॉर्थ पोल, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ जा रही हैं, तो माना जा सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ है, माना जा सकता है। क्यों? बिकॉज नॉर्थ पोल से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ये लूप है, लूप इधर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये क्रॉस क्रॉस इस एरिया से बढ़ेंगे कि घटेंगे? अभी कुछ कम है, जैसे ही आगे जाएंगे तो क्या होगा? क्रॉस क्रॉस बढ़ेंगे ना इसकी एरिया से, यानी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज करना चाहेगा कि बाहर की तरफ बने, तभी तो डिक्रीज होंगी टोटल। नेट फ्लक्स डिक्रीज कैसे होगा, या फिर अपोज कैसे करेगा इंड्यूस करंट इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को? क्रॉस क्रॉस बढ़ना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी बनाएगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बने। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थंब आपका बाहर कर लो ऐसे। तो जिस तरफ तुम्हारी उंगलियां मुड़ी मुड़ी होंगी राइट हैंड की, इस तरफ मुड़ी हैं, सी डी ए बी, या फिर बी सी डी ए, इस तरफ मुड़ी हैं कि नहीं? ऐसे ही तो अपोज कर सकता है भाई मेरे। समझ रहे हो ना मेरी बात? कल भी मैंने यही बताया था। तो जो इंड्यूस करंट है वो कैसे अपोज कर सकता है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को? इंक्रीज दो तरीके से हो सकता था, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर होती, यहाँ तो अंदर है, तो क्या हुआ? है तो फील्ड लाइन्स ही, कुछ और तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही तो हैं। अब एरिया जब इधर आएगा तो अभी तो देखो खाली पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ज़्यादा अच्छा फिगर तो जो मैंने पिक भेजी उसमें है, मैंने रफली बनाया है। तो जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? ये क्रॉस क्रॉस बढ़ना चाहेंगे एरिया में, बढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? अपोज करेगा। वो अपोज कैसे कर सकता है? कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हम बाहर की तरफ, और जिस तरफ तक उंगलियां घूमें, कैसे घूम रही हैं? ऐसे घूम रही हैं, करंट ऐसे घूम जाएगा। सबसे आसान होता है लेंज लॉ, सबसे आसान। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इंड्यूस करंट कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी सी डी ए। तो पहला पार्ट का क्या आंसर हो गया? बी सी डी ए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? अब इसी तरीके से यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैं नाम तो लिख दूँ मैं, ये बी है, सी है, ये ए है? बताओ ऑनलाइन में बताओ भाई सभी लोग,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सेकंड फिगर? बाहर आ रहा है, क्या होना चाहेंगी? अब क्रॉस क्रॉस जैसे बाहर है कम हो जाएंगे इससे, यानी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करना चाहेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। कैसे इंक्रीज कर सकता है? जस्ट अपोजिट चलता है, क्रॉस क्रॉस कम हो रहे हैं तो क्रॉस क्रॉस बढ़ाना चाहेगा। ये बाहर जब आएगा, ये एरिया जब बाहर आएगी तो क्या होगा? क्रॉस क्रॉस कम होना चाहेंगे, होंगे ही कम। तो फील्ड लाइंस जो आपका इंड्यूस करंट कैसा डेवलप होगा? वो कहेगा यार मैं क्रॉस बढ़ाऊंगा, बाहर की तरफ मत कर देना। अब जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका अपोज होगा। इधर क्रॉस क्रॉस बढ़ रहे थे तो बाहर की तरफ में फील्ड लाइंस आ गई थी, यहाँ क्रॉस क्रॉस कम हो रहे हैं तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी अंदर, मतलब कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि फील्ड अंदर की तरफ बने। तो देखो थंब मैंने अंदर कर दिया, कैसे फ्लो हुआ? ऐसे फ्लो हुआ, यानी कि बी ए सी या फिर ए सी बी, कुछ भी बोल दो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेकंड में? ए सी बी, ए सी बी ए, अभी ए सी बी ए, ऐसे समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? थर्ड बताओ, बताइए थर्ड बताइए। सर बी सी ए डी, है सर बी सी ए डी। बी सी ए डी, बी सी ए डी, ये डी है। देखते हैं क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा भी देख। नीचे डी है, चलो नाम में क्या रखा है। ये बाहर की तरफ जब एरिया आएगा, देखो एरो क्या बता रहा है, इसको बाहर की तरफ आ रहा है। जब बाहर की तरफ आना चाहेगा तो क्रॉस क्रॉस कम होंगे, तो फील्ड लाइंस या इंड्यूस करंट कुछ ऐसा डेवलप होगा जो कि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ाना चाहेगा, अंदर की तरफ बढ़ाना चाहेगा। क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है तो कम हो रहा है फ्लक्स, और कम किस तरफ हो रहा है? अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस है वो कम हो रही हैं, तो किस तरफ होगा? बढ़ाना चाहेगा तो कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा, यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, या फिर डी ए बी सी, कुछ भी बोल दो यार, डी ए बी, डी ए बी सी, दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। समझ में आ गई? कितने छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस हल्का सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। जहाँ चेंज हो रहा हो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी ले लो कि आपकी बढ़ जाए, आपका फ्लक्स बढ़ जाए या अपोज हो जाए, कम बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो। जब बढ़ रहा होगा तो घटना चाहेगा, घटने के लिए क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लिख लो। चलो लो पकड़ो, लो भाई, किसकी बुक है? यानी कुछ ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। रीजन सब में वही लिखना है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रीजन सब में वही लिखोगे, कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेंस लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो लिखोगे सभी में। समझ गए इतना? देखो इसमें लिख लो, फटाफट लिखो, फिर नया टॉपिक पढ़ाता हूँ। एक और नया टॉपिक पढ़ाएंगे हम। तरीका इसका दूसरा भी होता है, वो टफ पड़ेगा तुम्हें। जब कभी क्लोज लूप की बात आए तो ऐसे करना, ठीक है? जब कभी क्लोज लूप की बात आए, स्टेट कंडक्टर हो, भाई ये स्टेट कंडक्टर थोड़ी ना है, ये हमारा क्या है? क्लोज लूप है। क्लोज लूप के लिए यही रूल फॉलो करना हमेशा, ठीक है? क्योंकि एक स्टेट कंडक्टर भी मूव कराया जा सकता है फील्ड में, उसमें भी इंड्यूस करंट होगा, जो जनरेटर वगैरह में होता है, तो वो रूल भी लगा सकते हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। आगे टॉपिक है मैग्नेट वाले केस में। कौन सा रूल समझ गए? मैग्नेट वाला कैसे करना है? मैग्नेट वाला बता चुका हूँ। दूसरा रूल हमने बताया था, करंट, कोई चीज़ मूव नहीं कर रहे हैं, बस करंट कम ज़्यादा कर रहा हूँ, एक तरीका वो बताया था। तीसरा मैंने बताया इस टाइप से क्वेश्चन, तीन टाइप के ही बन सकते हैं, और कोई नहीं बनेगा। मैग्नेट को मूव कराने वाला, दूसरा करंट को चेंज कर, कुछ मूवमेंट नहीं करवाएंगे, बस करंट चेंज करवाएंगे, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तीसरा क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है? चौथा भी इसी टाइप का है, कुछ चेंज नहीं है, मोशनल ईएमएफ, यानी कंडक्टर को मूव कराएंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है? टाइप से याद रखो, हो जाएगा सर। तो हेडिंग कर लो मोशनल ईएमएफ, हेडिंग कर लिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ,
हेडिंग इज मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल नाम से ही पता चल रहा है, मोशन की वजह से अगर किसी कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अभी क्या हो रहा था, अभी जो हो रहा था क्या हो रहा था, अभी जिससे पहले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, कंडक्ट एक लूप था, बस डिफरेंस क्या था, लूप था, वो क्लोज लूप था, इसलिए करंट फ्लो होता हुआ दिख गया था हमें। अगर उसी जगह एक स्ट्रेट कंडक्टर लूँ, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है, क्लोज लूप तो है नहीं, करंट ऐसे थोड़ी ना फ्लो हो जाएगा। जैसे कोई स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे से मूव कराऊँ तो ईएमएफ तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन करंट कब फ्लो होगा, जब सर्किट क्लोज हो। ठीक है, तो बेसिकली हम मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे हैं, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है वो पढ़ेंगे। क्लोज लूप में बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, हमने बता दिया तरीका निकालने का। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर हो तब क्या हो। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया इतनी बात, बाकी कि होता क्या है वो बताऊंगा मैं। देखो मान लेते हैं कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मुझे एक स्ट्रेट कंडक्टर मूव कराना है। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे ऐसे मूव कराऊंगा। ठीक है, उसमें देखेंगे कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये कैसे पता लगेगा करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक यू शेप की एक स्लाइडिंग ट्रेल ले ली, कंडक्टर ले लिया, यू शेप का है, ध्यान से देखना इसको, एक यू शेप का है कंडक्टर। इसमें मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर इसको स्लाइड करवाना है, मूव करवाना है, उसको मैं स्लाइड करवाऊंगा। ठीक है, एक यू शेप का एक कंडक्टर लिया है, जिसमें एक तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर इसको मूव करवाना है। नाम क्या है इसका, मोशनल ईएमएफ, मूव करा के ईएमएफ जो जनरेट हो। इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर में फंसा दिया है, उसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। समझ गए, तो यू शेप का है, इसमें कुछ फंसाने वाला होगा, इसमें स्प्रिंग वगैरह भी हो सकता हो, या फिर वो जो छल्ले होते हैं वो होंगी, जिससे कि स्लाइड हो सके, ये कंडक्टर स्लाइड हो सके। जैसे अभी सपोज कंडक्टर कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये जो एरिया है ये कुछ होगा, एरिया की वैल्यू होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये एरिया कम होता जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए स्लाइड करवा के देखना है। एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी कम होता जाएगा, फ्लक्स कम हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, जब इधर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एरिया के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कम ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। तो इसकी वजह से इसके अक्रॉस, इस स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, या फिर ईएमएफ जनरेट होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, मोशनल ईएमएफ। अब वो उसकी पॉजिटिव किस तरफ, जब जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा, तो वो चेक करना है हमें किस तरफ पॉजिटिव होगा किस तरफ नेगेटिव होगा। हालांकि उस तरीके से भी पता कर सकते हो कि जो अभी हमने रूल बताया था थंब वाला, वो भी एक तरीका है डायरेक्शन पता करने का करंट का। लेकिन यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे, एक 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर वाला, वो ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। वरना तरीका तो ये भी है, ट्रिक्स हैं बेसिकली, तरीका के ट्रिक्स हैं ये क्वेश्चन जल्दी करने की। ठीक है, हैं सब इंटर रिलेटेड ही। ठीक है, चलिए, तो एक कंडक्टर मैंने ले लिया पी क्यू, एक कंडक्टर क्या ले लिया, पी क्यू, स्ट्रेट कंडक्टर है। पी क्यू आर एस, इसका नाम ले लिया आर एस, यानी पी क्यू आर एस एक क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी ले रहा हूँ मैं, एल ले रहा हूँ। लेंथ एल चेंज नहीं होगी कंडक्टर में। देखो ये जो पोर्शन है ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये पोर्शन क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया सपोज। ठीक है, एल क्या है, चेंज नहीं होगी। देखो एल कहीं चेंज हो रही है, ये फ्लक्स इससे मतलब कि इससे जो जो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये एल तो कांस्टेंट रहेगा ना, लेकिन एक्स कम हो रहा है कि नहीं। देखो जब मैं इधर ले आऊँ तो एक्स इतना हो गया, समझ रहे हो ना। इस समय एरिया ऑफ द लूप कितनी है, एल मल्टीप्लाई बाई एक्स है, रेक्टेंगुलर लूप है ना। जब मैं इस कंडक्टर को स्लाइड करके यहाँ पे ले आऊँगा तो कितनी एरिया हो जाएगी, एल मल्टीप्लाई बाई एक्स। देखिए यानी कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर टाइप का बन रहा है कि नहीं है, तो एरिया ऑफ द लूप लगातार कम होती जा रही है। मान लेते हैं इसको हमने इधर स्लाइड करवा रहे हैं वी वेलोसिटी से या फिर वी स्पीड से। ठीक है, तो डायग्राम बनो पहले, समझ गए ना डायग्राम क्या है। हमें ये चेक करना है कि कितना ईएमएफ डेवलप होगा इसके क्रॉस, उसकी वैल्यू क्या होगी, और निकालेंगे किससे, फैराडे लॉ से ही निकालेंगे। फैराडे लॉ है उसी से निकालेंगे, कुछ नया कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है।
यहाँ पे लिख लेना एल लेंथ, ऐसे लिख लो, ज़्यादा सही, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तुम एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले लो, समझे छोड़ना, ओसवाल की आती है, पिछली बार मुझे दे गया था स्पेसमैन वाला, इस बार दे नहीं गया, मैं दे देता तुम्हें। ओसवाल की एमसीक्यूज़ की आती है, उसकी प्रैक्टिस करो, ऐसे मत लगाने बैठ जाना, एक एक चैप्टर पढ़ो, पहला वाला। हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रही हो तुम्हें, क्यों? क्योंकि रिवीजन या तो नहीं कर रहे हो टाइम से, या तो स्कूल वाले कुछ ज़्यादा ही फर्जी का होमवर्क दे रहे होंगे, कई कारण हो सकते हैं उसके। पहला चैप्टर उठाओ, पढ़ो उसको, उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाओ, ठीक है? घबराने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है? तोप नहीं चीज़ है, बस आपको लगे रहना है। रिवीजन तभी कहता हूँ लगे रहो, रिवीजन करते रहोगे तो आसान लगेगा टॉपिक, नहीं तो क्या होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, उनकी सोचो जो मार्च में पेपर देंगे, जो एक साथ देंगे, तुम्हें तो साथ ही सब चैप्टर पढ़ने हैं, मार्च वाले तो पूरी बुक पढ़ते हैं, तो उनकी पूछो कितनी कन्फ्यूज़न रहती हुई उनको, हमने भी पढ़ी है कभी कि हमारे तो कम्युनिकेशन वाला भी पोर्शन होता था, तो एक साथ चीज़ें रखना, सस्टेन करना बड़ी चीज़ हो जाती है, तो उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। पहला चैप्टर पढ़िए सही से, जो मैंने पढ़ाया है, जो भी बुक फॉलो कर रही हो सही से पढ़ो, तब एमसीक्यूज़ लगाओ। एमसीक्यूज़ को इतने हाई फाई नहीं आएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे, कभी क्या होता है ना, टफ क्वेश्चन लगा के, तभी कहता हूँ बच्चों से, मैं कहता हूँ पहले ईजी से चलो तब टफ लगाओ, टफ पहले लगा लो, ईजी बाद में लगाओगे दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूज़ ना हो, पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक है? ये यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, होती है, तुम्हें नहीं कन्फ्यूज़न हो रही, बहुत से बच्चों को होती है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते होंगे, ठीक है? तो उसका तरीका मैंने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर उठाइए, पढ़िए, एमसीक्यूज़ लगाइए, सेकंड पे चलिए, फिर टेस्ट तो मैं लूँगा ही, वो तो छोड़ो, बात की बात है। ये इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्या है, जैसे जैसे मैं स्लाइड कराऊंगा एरिया कम होता जा रहा है कि नहीं, यानी फ्लक्स जो है एरिया से कम होता जा रहा है। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली केस में क्या हो रहा था, फ्लक्स कम या ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसकी वजह दूसरी थी। क्या वजह थी, वहाँ पे एरिया कांस्टेंट था, लेकिन जो लाइनें जा रही थी, निकल रही थी, वो कम ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्स तो अपनी जगह पे है, फील्ड लाइन्स तो अपनी जगह पे है, ठीक है? मतलब कुल मिला के बात वही हो रही है। अब देखिए, अगर फेराडे लॉस के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं? तो एन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, बी इंटू ए, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री ही होगा, तो वो 1 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या फिर ऐसे समझो, ए का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू एक्स, ए कहीं भी एल इंटू एक्स ही रहेगी ना, एक्स की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, बात अलग है। एरिया ऑफ द लूप क्या रहेगी, एल इंटू एक्स रहेगी, अपॉन डी टी, माइनस एन। बी कांस्टेंट क्वांटिटी है, एल भी कांस्टेंट है, देखो एल चेंज नहीं होगा कभी भी, तो बी एल मैंने बाहर ले लिया, बचेगा क्या, डी एक्स अपॉन डी टी बचेगा। अच्छा मुझे बताओ, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लाइक रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है, या एक्स चेंज हो रहा है, एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, फिगर में कम हो रहा ना यार लगातार, तो कम हो रहा है, तो वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव लूँगा कि नेगेटिव लूँगा, ये बताओ तो बस। जैसे मैं, पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब टाइम के साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़े, वही तो पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, और टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी, उल्टा मूव कर रहे हो यानी कि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन का खेल है ना, तो यहाँ पे कौन सी लोगे, माइनस बी लोगे, देखो बी की वैल्यू क्या लोगे, माइनस लोगे, तो माइनस एन बी एल यहाँ बी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो है ही नहीं, एन इक्वल टू 1 है सपोज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह माइनस बी लिखा तो क्या हो जाएगा, बी एल बी हो जाएगा कि नहीं। यही फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ई एम एफ का, या फिर इंड्यूस ई एम एफ बोल रहा हूँ, मोशनल ई एम एफ का यही फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू बी एल बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, जो चेंज नहीं हो रही लेंथ, याद रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें एल क्या लेना है, एल याद रखना वो चीज़ जो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड, वही रहे। बी क्या लेना है, वेलोसिटी, बस इतना समझ आ गया, कितना आसान डेरिवेशन, कुछ भी था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। तो ऐसा करो, इसमें थोड़ा लिख लो पहले, देखिए द इंड्यूस्ड ई एम एफ, द ई एम एफ इंड्यूस्ड, अरे ऑनलाइन में समझ में आएगी नहीं भाई, यस सर। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें, बड़ा आसान है, फाई इज इक्वल टू बी ए लिखा, बी कांस्टेंट है, ए की जगह एल एक्स लिखा है,
रेक्टेंगल का एरिया का तो एल इंटू एक्स, एल कॉन्स्टेंट है, बी एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस भी ले लिया, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस कम होती जा रही है, इन द वी की डायरेक्शन है इन द डिक्रीजिंग एक्स, देयरफॉर वी इज टेकन एज निगेटिव, तो बी एल वी आपका क्या आ गया? ई एम एफ, मोशनल ई एम एफ आ गया। ठीक है, ठीक है, द ई एम एफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स, ई एम एफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स of a conductor due to its motion due to its motion due to its motion in a magnetic field due to its motion in a magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF, is called motional EMF। ठीक है, हैं? बिल्कुल हो सकती है, वो डायरेक्शन बताएगा। जैसे अभी इस केस में क्या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अभी मैंने ये तो बताया नहीं है, देखो कैसे निकालोगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड का रूल लगाइए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, ध्यान से सुनो, बाकी वो भी तरीका सही है तुम्हारा जो मैंने अभी बताया था, देखो उसकी उससे भी वही आएगी डायरेक्शन, और जो ये वाला तरीका बताऊंगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उससे वही डायरेक्शन आएगी। अभी देखना ध्यान से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसी को याद है क्या होता है, बताओ? यस सर। ये अपने राइट हैंड की, अब देखो लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये था, एफ बी आई, ये क्या होता था, फोर्स लगती थी जो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट या फिर वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। ठीक है, इसका रूल अभी यूज़ होगा, एक डेरिवेशन और है, करवाऊंगा मैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है, उंगलियों का मतलब चेंज हो जाता है। क्या होता है, ध्यान से देखना, अपनी राइट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री पे रख लीजिए। ठीक है, ओरिएंट कर लो। ये किस तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जो आपके फोर फिंगर है, जो क्या बोलते हैं उसको, उंगली, ये फोर फिंगर की तरफ पॉइंट करेगी। ये किस तरफ पॉइंट करेगा, मोशन, जिस तरफ आप मोशन करवा रहे हैं। ठीक है, जनरेटर में बहुत रूल होता है यूज ये। ठीक है, थंब जिस तरफ आप मोशन करवा रहे हैं, और जिस तरफ आपकी सेंट्रल फिंगर जाएंगी वो क्या जाएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ क्यों होता है, राइट हैंड रूल का यूज़ क्यों होता है। लेफ्ट हैंड का फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या फोर्स ऑन चार्ज के को पता करने के लिए होता है। चीज़ें यार बहुत आसान है, बस कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रिवीजन, एक बार रिवीजन जरूर किया करो। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो आसान चीज़ भी टफ बन जाती है, बहुत आसान चीज़ें हैं यार ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड का रूल क्यों यूज़ होता है, फोर्स निकालने के लिए किसी कंडक्टर पे या चार्ज पे। राइट हैंड का क्यों होता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। ये सब 10th की चीज़ें ही तो हैं यार, ये आगे की चीज़ें पढ़ाई दे रहा हूँ मैं कुछ। ठीक है, तो अब देखो ज़रा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, याद रखना ऐसे कहीं भी मोड़ मत देना, ऐसे रखना है 90 डिग्री पे, उंगलियों को नहीं मोड़ना है फालतू में, खुद मुड़ जाओ। ठीक है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना, और मोशन में किस तरफ करवा रहा हूँ, इधर की तरफ। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे ही तो किया, तो यानी पी से क्यू की तरफ जा रही होगी। देखो करंट किस तरफ जा रहा है, पी से क्यू, ऐसे मूव करेगा करंट। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, इसी यही चीज़ को मैं दूसरे तरीके जो अभी तक पढ़ते आ रहे उस तरीके से कैसे पता करोगे, ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया ना। यानी करंट ऐसे मूव करेगा तुम्हारा आई जो है, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कुछ ऐसे, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग है, तो एक क्लोज सर्किट बनाएगा तभी तो करंट फ्लो होगा, वरना क्या ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, करंट नहीं फ्लो होगा। इसलिए तो ये यूज शेप का यूज़ किया है हमने, भाई क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर तुम तार ले आओ, उसको ईएमएफ डेवलप हो जाए, क्या करोगे उसका, करंट नहीं फ्लो होगा जब तक क्लोज नहीं करोगे उसको। ठीक है, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इसको मैं किस उस दूसरे तरीके से बताता हूँ जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जो नहीं अभी थंब वाला जो तरीका बताया था। देखो कैसे होगा, एरिया जब इधर बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ना। अंदर अंदर जो क्रॉस लाइंस होंगी, देखो ये वायर को मैं इधर खिसकाता जा रहा हूँ, तो क्या कम होता जा रहा है, क्रॉस कम होते जा रहे हैं कि नहीं। देखो एरिया के थ्रू क्रॉस कम होते जा रहे हैं कि नहीं, तो फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है या फिर क्रॉस वाली लाइन डिक्रीज़ कर रही है, तो इंड्यूस करंट किस टाइप से डेवलप होगा कि क्रॉस वाली लाइन बढ़ाना चाहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो क्रॉस वाली लाइन कैसे बढ़ाएगा, ऐसे। देखो किस तरफ फ्लो हो रहा है करंट, ऐसे ही फ्लो हो रहा है कि नहीं। चीज़ें वही होती हैं, समझने का तरीका होता है बस। ठीक है, बस ये तरीका इसलिए अच्छा है कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर केवल रखा हो तो बस बड़े आराम से तुम बता सकते हो कि, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो होगा नहीं भाई। स्ट्रेट कंडक्टर मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, अब बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
हो जाएगा, ऐसे करके देखोगे तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो ये तरीका क्या है, इसमें सीधे सीधे आपको बता देगा ऊपर करंट जा रहा है कि नीचे जा रहा है। बस स्टेट कंडक्टर में या तो ऊपर जा सकता है तो नीचे जा सकता है। स्टेट कंडक्टर जनरेटर में थोड़ी नहीं यूज़ होता है, वो तो क्लोज कॉइल होती है, तो उसकी चारों आर्म्स में निकालते हैं ना अलग अलग डायरेक्शन करंट की, ठीक है ना। तो तरीके कोई एक अपने दिमाग में बना लो कहाँ क्या यूज़ करना है, कन्फ्यूज़ मत हो। इसके लिए यूज़ करना चाहो तो ये वाला तरीका थंब वाला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज़ करो। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आप यही वाला मैग्नेटिक मोमेंट वाला तरीका यूज़ करो, ठीक है। चलिए बहरहाल इतना समझ में आ गया ना। चलो इसको नोट कर लो यार, पहले पूरा पूरा ही नोट कर लीजिए, कुछ इसमें लिखवाना नहीं है मुझे, पूरा नोट कर लीजिए। ये मैंने जो डेरिवेशन किया है किसका यूज़ करके किया है, फैराडे लॉ का यूज़ करके। किसका यूज़ किया है हमने, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉस का यूज़ करके हमने किया है। यही डेरिवेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स का यूज़ करके, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है उसका यूज़ करके भी किया जा सकता है डेरिवेशन। मंडे को भाई आप लोगों का टेस्ट होगा 4th चैप्टर का, ठीक है। दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ, BLV को ही प्रूफ करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक है। जो बेसिकली होगा उसमें एनालिसिस किया जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी। तो ध्यान से देखना, ये फैराडे लॉ का यूज़ करके हमने किया है, फॉर्मूला यही आएगा, बेसिकली फॉर्मूला यही आएगा। अच्छा, कंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि भाई, कंडक्टर जो होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लेते हैं यही सिचुएशन है, यही डायग्राम है, सब कुछ यही है, फ्री जो आपका, अभी मैंने करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई है बस। तो हेडिंग डालो, पहले ऐसा करो, हेडिंग डाल लो, लिखिए मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज़ फोर्स, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज़ फोर्स, हेडिंग डालिए मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज़ फोर्स, फ्रॉम लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स समझते हो क्या होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड जो फोर्स होती है उसको लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके यही फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो देखिए बड़ा आसान है, ध्यान से देखना बस। कंडक्टर को थोड़ा मैं चौड़ा बना दे रहा हूँ जिससे कि आप इमेजिन कर पाओ चीज़ों को। अच्छा बताओ, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तुम लोगों को मोशन ऑफ द चार्ज याद है, जो लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे हम लोग, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, याद है ना। यस सर। ये कंडक्टर जो है इधर मूव करा रहे हैं हम, PQ कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये V करा रहे हो तो साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन भी टहल रहे होंगे इधर, भाई साथ ही साथ तो घूम रहे होंगे। बस चल रही है, तुम बैठो तो तुम बस चल रही है, या तुम चल रहे, बात देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर होंगे वो भी चल रहे होंगे इधर। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उससे फोर्स लगेगी कुछ नहीं, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ना। तो मैग्नेटिक फोर्स बताओ कितनी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन बताओ किस तरफ लगेगी, सर ऊपर की तरफ। बताइए, निकालिए, इसमें यूज़ हो रहा है। चाहे याला रूल आप फॉलो को, राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हो, याला भी रूल यूज़ कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ऊपर की तरफ लगेगी, देख लो यार, निकाल के देखो, ऐसे नहीं बोला जाता। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना यार, तुम्हारे लिए अंदर की तरफ होगी, मेरे लिए इधर है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज मान लिया है, ठीक है, और वेलोसिटी उसकी किस तरफ है, तो मैंने थंब को किस तरफ कर दिया, वेलोसिटी की तरफ, या करंट की तरफ भी कर सकते हैं हम। समझ रहे हो ना मेरी बात, रूल याद है कि नहीं पहले तो, या तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, मैं इस तरीके से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज मान के किया है मैंने, तो एक्चुअली फोर्स किस तरफ लग रही होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊपर की तरफ लग रही होगी, यानी कि अपवर्ड फोर्स लग रही होंगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, QVB साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री तो होगा, वेलोसिटी कितनी एंगल पे है, 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ है, 90 डिग्री है कि नहीं, साइन 91 हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, अब धीरे धीरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इकट्ठा होते जाएंगे, यानी निगेटिव चार्ज कहाँ एक्युमुलेट होता जाएगा, देखो ये P है, ये Q है, निगेटिव चार्ज धीरे 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 ऊपर की तरफ, धीरे धीरे किस तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। क्यों, उस पर फोर्स लग रही है, तो जहाँ से भी था Q से P की तरफ जाता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज क्या बनता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या डेवलप हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था। अब क्या होगा? नेगेटिव इधर ऊपर है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रही है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही होगी साथ साथ। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इसमें अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी टहलना चाहते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहेगी? उसको नीचे की तरफ ले जाना चाहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी इस पे मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स FM लिख दे रहा हूँ मैं। FM की डायरेक्शन किस तरफ? ऊपर की तरफ। यहाँ पे बना दे रहा हूँ, चलो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जो ऊपर की तरफ लग रही है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो किस तरफ लगेगी बताओ? नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। पहले चैप्टर में चले जाओ, तो ये देखो कितना इंटर रिलेटेड है चीज़ें। तुम पहला चैप्टर का गोल कर गए हो, तो ये चीज़ें कहीं समझ में आएंगी? नहीं आएंगी, आ ही नहीं सकती। या फिर पढ़ चुके हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। FM ऊपर की तरफ और FE इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। यानी मोशन का अभी क्या, शुरुआत में तो FE की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होगी, नेगेटिव चार्ज तो इकट्ठा हो रहा है ना, अभी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इकट्ठा होते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कब रुक जाएगा? जब FM बराबर FE हो जाएगा, तो फोर्स बराबर हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने थे हो गए, पॉजिटिव चार्ज जितना बनना था बन गया इधर साइड में, ठीक है। यानी कि या पहले बात कर लेते हैं FE का फॉर्मूला क्या होगा? Q इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे P पे, तो क्या हो जाएगा? FM इक्वल टू FE। जब पूरे चार्ज मूव कर चुके होंगे तब ये कंडीशन बनी होगी कि नहीं बनी होगी? दैट मीन्स QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q कैंसिल आउट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? L है। इसकी लेंथ कितनी है? L है। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो? सर माइनस dV/dr। वो तो होता ही है, माइनस dV/dr तो होता ही है। मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है? V/L, सही है, V/L, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था ये फॉर्मूला, जब ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था हमने, तो वहाँ V इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? EL लिखा था, याद आया कुछ? तो चीज़ें बस रिवीजन करते जाओ, टेस्ट लूँगा सब आ जाएगा। V इक्वल टू EL, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे E की जगह V/L लिख सकता हूँ मैं, E की जगह V/L लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया? VB, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है, जो EMF है। पिछली बार जो E लिखा था मैंने, यहाँ V लिख दिया मैंने, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? VBL हो जाएगी कि नहीं, या फिर BLB? बात तो वही है। देखो फॉर्मूला वही आया कि नहीं आया? समझ गए? कुछ डाउट हो पूछो, ऑनलाइन में कुछ डाउट हो पूछो। अरे समझ में आ गया ऑनलाइन में? यस सर। जैसे पहले चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, उसको बस थोड़ा देख लेना घर पे जाके। अगर कोई भूल चुका है कि भैया ये क्या फॉर्मूला होता है, तो एक बार करंट फर्स्ट चैप्टर में चले जाना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाना, वहाँ पे देख लेना। बाकी ये जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो किस चैप्टर का है? पिछले चैप्टर का है, जो 4th चैप्टर है। ये फॉर्मूला पहले चैप्टर का है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। VBL वही आया कि नहीं? नोट क्या कर लो, या थोड़ी लिखवाऊंगा मैं इसमें, लिखिए, ये हेडिंग डाल के लिखो। डायग्राम पहले बना लो, ये वाला डायग्राम बनाओ। पहले बना गया था, चलो इसमें लिखिए, सिंस द कंडक्टर हैज़, लिखिए। हाँ दोबारा बनाना था, लेकिन बना लेना बाद में, उसी से देख के बना लेना घर पे। देखिए, सिंस द कंडक्टर हैज़ free electrons, since the conductor has free electrons,
free electrons. Now as the conductor PQ, since the conductor PQ is moved towards left with speed v, अब ज़रा देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो इसके बारे में और बताऊंगा पहले. Since the conductor is moves towards left with speed v, the free electrons also moves. The free electron also moves. The free electrons experiences a magnetic force. ये लिख लो, Fm इज इक्वल टू QVB. साइन थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री, तो QVB लिख लेना. यहाँ तक लिखो पहले, ये Fm इज इक्वल टू QVB. ठीक है, क्या लिखवाया मैंने? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स QVB in upward direction from Q to P. And hence the free electrons will move towards P and start accumulating at P. यहाँ से मूव करेंगे कहाँ, इकट्ठा होते जाएंगे P पे. Now P will become negative. Now, अरे यार, start accumulating at P. Now P becomes negatively charged. P becomes negative, ऐसे बोल सकते हो, P becomes negative and Q becomes positive. P becomes negative and Q becomes positive, due to which इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is set up between P and Q, फुल स्टॉप. ये मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब ऐसे देख के समझ जाते हैं. पढ़ने बैठोगे तो सब बातें भूल चुके होगे जो आज मैंने बताई हैं. ठीक है, क्या लिखा है मैंने? Due to this field, a force is exerted. Due to this field, a force is exerted on electron. Fe is equal to QE. Fe is equal to QE. Fe is equal to QE. देखिए, accumulation of लाइन चेंज करके लिखना. द accumulation, ये accumulation कब रुकेगा या मूवमेंट कब रुकेगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे. है द accumulation of charges at P and Q. The accumulation of charges at P and Q will cease at P and Q will cease CEASE वाला रुक जाना. ठीक है, will cease
सी लगाओ यार, CEASE, CEASE, सीज मतलब रुक जाना, सीजर्स जो बोलते हैं। व्हेन FM इज इक्वल टू FE, लिख लो, यहाँ पे V का फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। E की वैल्यू V अपॉन L होती है, L उधर चला जाएगा यार, ठीक है। समझ में आया इतना कि नहीं? इतना तो आसान है, तुम समझ गए होगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, करंट कितना डेवलप हुआ होगा, आई की वैल्यू क्या रही होगी। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ। अभी तो ये ओपन है, मतलब कि क्लोज हो गया तो करंट भी फ्लो होने लगा होगा। कुछ डायरेक्शन में बताऊंगा कैसे है, उसकी भी डायरेक्शन वही होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पोलैरिटी के बेसिस पे बताऊंगा अभी, रुक जाओ। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन आर, जो है फिर V अपॉन आर जो है, V की वैल्यू क्या है, BLV और अपॉन आर, ठीक है। ये आई का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंड्यूस करंट इज इक्वल टू, अच्छा ये करंट इंड्यूस नहीं हुआ होता, इंड्यूस ईएमएफ तो बना होता, लेकिन करंट का क्यों फ्लो हो रहा है, ये क्लोज बना दिया मैंने सीधा, ठीक है। ओपन में नहीं फ्लो होगा, इसे जनरेटर वनरेटर में स्ट्रेट तार नहीं यूज़ होता है, एक तार होता है यूज़, पूरी क्लोज लूप बनता है कि नहीं, पता लगा एक तार हम घुमाए पड़े हैं, कुछ नहीं होगा, ईएमएफ बन के उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ईएमएफ का, ठीक है ना। इंड्यूस करंट समझ में आया। अब देखो, इस पूरे लूप को एक सर्किट की फॉर्म में इमेजिन किया जा सकता है, इस पूरे लूप को, क्यों करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे करंट फ्लो होगा, देखो ध्यान से, ये क्या है, R है, ये S है, ये तार क्या है, RS मान सकते हैं, ये P है, ये Q है। अब क्या हो रहा है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना, ये R माना है ना मैंने कुछ, तो ये इसको एक इसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस रख दिया, ठीक है। ये PQ का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो ये PQ की जगह रेजिस्टेंस रख दिया। साथ ही साथ कुछ इंड्यूस ईएमएफ भी बना है, देखो यहाँ नीचे पॉजिटिव बना, निगेटिव बना है, तो यहाँ पे एक मैं मान सकता हूँ एक छोटा सा सेल, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव किस तरफ बना है, Q की तरफ, तो देखो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, Q की तरफ, तो निगेटिव चार्ज किस तरफ है, P की तरफ। देखो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है ना, आई करंट, तो ये पिछली केस में भी तो ऐसे जा रहा था करंट, देखिए नहीं समझ में आया अभी भी, तो ये सर्किट भी बना लो, इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है, वेयर आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल या फिर वायर PQ, और ये बाकी सब तो रेजिस्टेंस लेंस माने गए, इसका क्या है, कुछ नहीं रेजिस्टेंस माना गया, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए अब ऐसा करते हैं, हेडिंग डालो एक और, यहाँ तक नोट करने के बाद हेडिंग डालो, लिख लेना है, लिखना चाहो इक्विवेलेंट सर्किट है ये, इक्विवेलेंट सर्किट। कुछ भी किसी प्रकार का डाउट हो पूछ सकते हो, डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में। अच्छा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लिख लो, लगा तो राइट हैंड रूल भी लिख लो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ बस, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा तुमसे, इसका वैसे एप्लीकेशन है, उसके ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, 12th में ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी ज़्यादातर इसी से सॉल्व हो जाएंगी, थंब वाले से, मेथड से, ठीक है। फिर भी है तो पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ही, राइट हैंड रूल। कभी स्ट्रेट वायर में आसान हो जाता है करंट निकालना, ठीक है। देखो स्ट्रेट वायर में जैसे मुझे करंट पता करना है, देखो स्ट्रेट वायर में केवल अगर पता करना है, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है, बाकी चीज़ें भूल जाओ। अगर एक क्लोज लूप होता, इसका मूवमेंट करवा रहे हैं तो किस तरफ करंट की डायरेक्शन आ रही है, ऐसे आनी चाहिए, तो देखो करके देखो वैसे ही आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मोशन इस तरफ, क्या देखो नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं, करंट यानी कि ऐसे जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपने आप आ जाएगी स्ट्रेट, तुम्हें पूरे वो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चक्कर से बच जाओगे, ये अच्छी बात है इसकी, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थंब तुम्हारा 4 फिंगर, जो ये वाली फिंगर होती है ना, ये वाली फर्स्ट वाली थंब के लगी वाली जो होती है, वो किस तरफ पॉइंट करेगी, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, MF लिख दिया मैंने। सेंट्रल फिंगर किस तरफ पॉइंट करेगी, सेंट्रल फिंगर बाद में लिखो, थंब किस तरफ करेगा, मोशन की तरफ, मोशन ऑफ कंडक्टर,
जिस तरह वायर है कंडक्टर मूव करा गया हो, तो हमारा सेंट्रल फिंगर होगी ये वाली की 4 फिंगर के लगी वाली जो होती है, सबसे बड़ी जो होती है फिंगर, ठीक है, सेंट्रल फिंगर, वो हो जाएगी आपकी इंड्यूस करंट की। ये चीज़ें लिख लो, पूरा रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें डायरेक्ट बता देगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट। उसमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं, फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है, वो एज इट इज़ बता देगा तुम्हें अपने आप, ठीक है। अरे यूज़ समझ में आया इसका? जो पिछले मेथड हम लोग कर रहे थे फ्लक्स का कम ज़्यादा के बेसिस पे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक रूल ही बना दिया है, जिससे आप केवल अपनी उंगलियों को ओरिएंट करके ही पता कर सकते हैं। बस याद रखना 90 डिग्री तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फटाफट, लिखिए रिलेशन बिटवीन इंड्यूस करंट एंड रिलेशन बिटवीन induced charge and change in magnetic flux, induced charge and change in magnetic flux। तो देखो इंड्यूस चार्ज क्या है भाई, देखो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुए हैं कि नहीं, तभी तो करंट फ्लो हुआ है, या तभी तो आपका ईएमएफ बना है। तो हमें पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फैराडे लॉ से क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डी लिखो, डेल्टा का मतलब पता है, ये भी चेंज ही होता है, डी का मतलब बहुत छोटा सा टाइम पीरियड में, बस ये फ़र्क हो जाता है। अगर डी लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेल्टा टी। ई का क्या फॉर्मूला आया था, अभी BLV आया था, या फिर ई को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई अपॉन आर। ई को क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, आई करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, सॉरी आई इंटू वी इक्वल टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ से। आई को क्या लिख सकते हैं हम, आई का फॉर्मूला क्या होता है, रेट चेंज ऑफ चार्ज होता है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं आई की जगह, डेल्टा, और यहाँ पे डेल्टा टी है ही, डेल्टा टी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर होता है कि नहीं होता है, सिंपल सा है। फिर से देखो, इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होती है, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्शन भी ले सकते हो माइनस। ई की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू आर रही होगी, आई क्या है इंड्यूस करंट है, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, जो भी कॉइल या फिर जो वायर लिया है हमने, ये तो वही रखा हमने। आई की वैल्यू क्या होती है, रेट चेंज ऑफ चार्ज होती है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन आर, आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, याद रखना है ये। यहाँ से हमने पता क्या किया, आई तो डिपेंड करता है टाइम पे, लेकिन कितनी रेट से चेंज हो रहा है फ्लक्स, इंड्यूस करंट उसी हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। लेकिन चार्ज जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, वो आप जो भी आपने इंड्यूस कितने भी टाइम में आपने फ्लक्स चेंज करवाया उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो कहीं कर रहा है, बस ये आपका रिलेशन हो गया इसमें, ठीक है। तो ऐसा करो, लिख लो पूरा, लिखिए। तुमसे पूछ सकता है कि वेदर द इंड्यूस चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम और नॉट, तो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है आपका इंड्यूस चार्ज, ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या है भैया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ऑफ कंडक्टर या वायर, ये फॉर्मूला है।